सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आर्मी पब्लिक स्कूल से निकली हुई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वैकेंसी जो निकली है ये संविदा पर आधारित है। इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को 3 स्टेप में बताऊंगा। पहले स्टेप में बताऊंगा कि ये कौन कौन से पद निकले हैं, इनके क्वालिफिकेशन क्या हैं, एज क्या है, ये सारी जानकारी पहले स्टेप में बताऊंगा। फिर दूसरे स्टेप में फॉर्म भरना बताएंगे हम। कारण क्या है कि बहुत सारे लोग फॉर्म गलत भरते हैं, इसलिए सेकेंड स्टेप में कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो हम बताएंगे। फिर तीसरे स्टेप में बताया जाएगा कि ये फॉर्म फ्री में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों स्टेप हमारा ध्यान से आप देखिएगा। 3 स्टेप में हम डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि कहां से ये जगह निकली है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर से जगह निकली है। इंडियन आर्मी का स्कूल है। इसमें स्टाफ की भर्ती निकली है और स्टाफ कौन कौन से हैं और उनके क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं। जैसे पहले नंबर पर एमटीएस है। एमटीएस कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ को। इनको हिंदी में बहुउद्देशीय कर्मी कहते हैं। एक ऐसा स्टाफ जो सारा काम कर ले, उनको हम एमटीएस कहते हैं। एमटीएस के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। कक्षा 10 पास मीन्स हाई स्कूल पास होना चाहिए। फिर दूसरी पोस्ट है मैसेंजर की। मैसेंजर कहते हैं संदेशवाहक को। संदेशवाहक ऐसा व्यक्ति होता है जो संदेश को इस ऑफिस से उस ऑफिस तक पहुंचाता है, उसको हम संदेशवाहक कहते हैं। संदेशवाहक की जो क्वालिफिकेशन है वो कक्षा 8 है या कक्षा 10 है। कक्षा 8 की मार्कशीट लगाइए अथवा कक्षा 10 की लगाइए। इसके बाद सफाई कर्मी की पोस्ट है। सफाई कर्मी में कक्षा 5 होना चाहिए या कक्षा 10 होना चाहिए। ड्राइवर के लिए कक्षा 10 होना चाहिए और उसके साथ लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद माली है। माली के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई होना चाहिए या 2 से 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आईटीआई अगर इलेक्ट्रीशियन से है तो द बेस्ट है। अगर आईटीआई आपने नहीं किया है तो 2 से 3 वर्ष का अगर अनुभव आप लगा देते हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन माना जाएगा। अब गवर्नमेंट ने ऐसा प्राविधान किया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है संबंधित फील्ड में और उसको उस फील्ड की जानकारी है, उसने उस फील्ड में अनुभव किया है, उसका काम करने का अनुभव है, तो उसे उस डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्रम में ये पहला पद इलेक्ट्रीशियन का निकला है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है और 2 से 3 वर्ष का अनुभव अगर आप लगा देते हैं कार्य अनुभव, तो आईटीआई मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है। वो अनुभव ही आपका डिग्री माना जाएगा। इसके बाद मेंशन कहते हैं राजमिस्त्री को। राजमिस्त्री उन्हें कहते हैं जो भवन निर्माण करते हैं, उनको हम मेंशन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में उनको राजमिस्त्री कहा जाता है। उसके लिए संबंधित फील्ड में आईटीआई होना चाहिए। अगर संबंधित फील्ड में आईटीआई नहीं है तो 2 से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस अगर वो लगाते हैं तो उनको डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से प्लम्बर जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे घरों में, ऑफिसेस में पाइपलाइन सही करते हैं, नल सही करते हैं, टोटी सही करते हैं, इनको हम प्लम्बर कहते हैं। यानी नल मिस्त्री को हम लोग प्लम्बर कहते हैं। तो ये प्लम्बर की जगह निकली है। इसमें भी आईटीआई डिमांड की गई है, लेकिन अगर आईटीआई नहीं है, उनके पास 2 से 3 वर्षों का काम करने का कार्य अनुभव है, तो उन्हें आईटीआई की डिग्री लगानी आवश्यक नहीं है। इसी तरीके से कारपेंटर हम बढ़ई को कहते हैं। जो लकड़ी का सामान बनाते हैं उनको हम कारपेंटर कहते हैं। तो कारपेंटर के लिए भी संबंधित फील्ड में आईटीआई होना चाहिए। अगर संबंधित फील्ड में आईटीआई नहीं है और 2 से 3 वर्षों का अनुभव वो लगाते हैं तो उन्हें आईटीआई की मार्कशीट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पद हो गए।
अब जो स्टेप आता है उसमें ये सबसे बड़ी समस्या होती है, लोग कहते हैं इसमें लगेगा क्या क्या। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या लगेगा, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो एक 100 रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक ड्राफ्ट लगाने का प्रावधान किया है। ये 100 रुपए का बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाइएगा, और जब बैंक ड्राफ्ट बनवाइएगा तो वो नाम से बनवाया जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर के नाम से बनवाइएगा। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर के नाम से 100 रुपए का आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। फिर जब आप बैंक ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा तो बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम लिख दीजिएगा, अपनी कैटेगरी लिख दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। उससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए बैंक ड्राफ्ट कहीं मिसप्लेस हो जाता है, यानी इधर से उधर हो जाता है, तो वो बैंक ड्राफ्ट खोज करके आपके फॉर्म में नथी कर दिया जाएगा। इस सुविधा के नाते लोग कहते हैं कि आप पीछे अपना नाम लिख दीजिए, बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए और अपनी कैटेगरी लिख दीजिए। कैटेगरी मीन्स किस श्रेणी में आप आते हैं, जनरल हैं कि ओबीसी हैं कि एससी हैं, जिस भी कास्ट में आप आते हैं उस कास्ट का वर्णन कर दीजिए। अब इसमें क्या लगेगा, दूसरी चीज, शैक्षिक योग्यता से संबंधित जो आप अंक पत्र लगा रहे हैं अथवा सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, उसकी स्व प्रमाणित प्रतिलिपि लगा दीजिए, यानी फोटोकॉपी कराने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, तो वो माना जाएगा कि ये आप ही की है। तो शैक्षिक योग्यता में आप जो भी लगा रहे हैं, कक्षा 5 का अंक पत्र लगा रहे हैं या कक्षा 8 का अंक पत्र लगा रहे हैं या कक्षा 10 का अंक पत्र लगा रहे हैं, तो उस मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाइए। अगर आप सर्टिफिकेट भी लगा रहे हैं, उसकी सनद भी लगा रहे हैं, तो उसकी भी फोटोकॉपी करा के स्व प्रमाणित कर दीजिए, मतलब अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, तो वो माना जाएगा कि ये आप ही का है। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करा के स्व हस्ताक्षरित करके उसमें नथी कर दीजिए, फॉर्म के साथ लगा दीजिए। इसके बाद एक फोटो आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। एक फोटो तो आप फॉर्म पे चिपकाएंगे, लेकिन दूसरा फोटो आप उसी फॉर्म पर कोने नथी कर देंगे। इसके बाद एनओसी भी मांगा गया है। जो लोग पहले से किसी विभाग में कार्यरत हैं, वो अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो उनको एनओसी लगाना पड़ता है। एनओसी कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, इसको हिंदी में अनापत्ति प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो लोग कहीं पहले से किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं उनको एनओसी लगाने की आवश्यकता है। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल किसी विभाग में नौकरी नहीं किए हैं, तो आपको एनओसी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप किसी काम करने का अनुभव रखते हैं, कोई कार्य अनुभव आपके पास है, तो आप अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करा के और स्व हस्ताक्षरित करने के बाद फॉर्म में नथी कर दीजिए। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो, अगर नहीं है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतने चीजें जो है होनी चाहिए। अब जो आप फॉर्म भर लेते हैं तो फॉर्म एक एड्रेस पे भेजना होता है, एक पते पर भेजना होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे हम नोटिफिकेशन भी देने जा रहे हैं और फ्री में आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी व्यवस्था हमने तीसरे स्टेप में किया है। लेकिन वो एड्रेस जान लीजिए किस एड्रेस पे आपको भेजना है। हालांकि ये नोटिफिकेशन में लिखा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। एड्रेस आप लिखेंगे टू प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नियर सिविल एरोड्रम कैंट कानपुर, पिन कोड नंबर है 208004 यूपी, ये एड्रेस है। इस पते पर आपको रजिस्ट्री करना है अथवा स्पीड पोस्ट करना है। फिर अब मैं दूसरा स्टेप आपको बताने जा रहा हूं कि आप फॉर्म भरेंगे कैसे। अनुभव में ऐसा आया है कि लगभग 90% बच्चे फॉर्म गलत भरते हैं, और अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए फॉर्म को बहुत सावधानी से पढ़ने के बाद आप भरेंगे, आप गलती कतई नहीं करेंगे। आप नोटिफिकेशन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लिक करके
फ्री में फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म निकालने के बाद फिर हमारा वीडियो देखिएगा। जैसे जैसे मैं कॉलम वाइज बता रहा हूं किस कॉलम में कौन सी जानकारी भरनी है, पढ़ करके संतुष्ट हो लीजिएगा, उस कॉलम में वही जानकारी भरिएगा जो अब मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कॉलम नंबर 1 से शुरू किया जाए, जिसमें पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, व्यक्तिगत आख्या आपको देनी है। तो कॉलम नंबर 1 का ए में आप अपना नेम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, और इस फॉर्म को कैपिटल लेटर में भरना है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है, यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। स्मॉल लेटर का प्रयोग कतई मत करिएगा। नंबर 1 के ए में आपको नेम लिखना है, कैंडिडेट नेम, मतलब अपना नाम आप लिखिएगा। फिर बी पार्ट में सन ऑफ ऑब्लिक डॉटर ऑफ ऑब्लिक वाइफ ऑफ लिखना है, मतलब अगर आप पुरुष हैं तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, अगर आप अविवाहित लड़की हैं, महिला हैं, अविवाहित हैं तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, लेकिन अगर आप विवाहित महिला हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे। इसीलिए 3 ऑप्शन दिया गया है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ऑब्लिक वाइफ ऑफ। तो तीनों में से जो आप हो वो लिखेंगे। फिर सी कॉलम में डीओबी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ मीन्स होता है जन्म तिथि। आपकी जन्म तिथि जो है वो हाई स्कूल के मार्कशीट पर, सर्टिफिकेट पे पड़ी रहती है। कक्षा 8 की मार्कशीट आप लगा रहे हैं तो उस पर भी लिखी रहती है, आधार कार्ड में लिखी रहती है, तो वहां आप अपना जन्म तिथि लिखेंगे। इसके बाद डी पार्ट में नेशनलिटी लिखा जाता है, मतलब राष्ट्रीयता। नेशनलिटी मीन्स होता है राष्ट्रीयता। अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो इंडियन लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग जो भी आवेदन करेंगे वो इंडियन ही लिखेंगे। ई पार्ट में आपको स्टेट लिखना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम लिखना है। जैसे हम लोगों को अगर इधर से फॉर्म भरना है, बस्ती से, कानपुर से, लखनऊ से, आजमगढ़ से, फैजाबाद से, तो हम लोग स्टेट का नाम यूपी लिखेंगे, उत्तर प्रदेश से। अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आप तो यूपी लिखेंगे। फिर एड्रेस लिखना है, एफ वाले कॉलम में एड्रेस लिखना है, अपना पता आप लिखेंगे। जी वाले कॉलम में कॉन्टेक्ट डिटेल लिखना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और अगर आपने पीएनटी नंबर भी लगवा रखा है तो पीएनटी का भी नंबर आप लिखेंगे, टेलीफोन नंबर अगर है तो। अगर नहीं है तो पीएनटी नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है प्रीवियस। सेकंड नंबर पे आता है कि अगर आपने किसी विभाग में नौकरी किया है तो उसका डिटेल देना है, यानी प्रेजेंट में अगर आप किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो उस विभाग का, उस इंस्टीट्यूशन का डिटेल देना है, कब से कब तक आपने उसमें काम किया। अगर वर्तमान में काम कर रहे हैं तो आपने कब ज्वाइन किया ये लिखना है। अगर आप पहले से उसमें काम कर रहे थे, अब आपने काम छोड़ दिया है तो उसका भी डिटेल लिखना है कि किस तारीख को आपने ज्वाइन किया, किस तारीख को आपने नौकरी छोड़ा, विभाग का नाम क्या था, छोड़ने का कारण क्या था। लेकिन ये सेकंड नंबर का कॉलम जो है वो आप तभी भरेंगे जब आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी आपने किसी विभाग में पहले नौकरी किया है तो। अगर नहीं किया है तो सेकंड कॉलम में एनए लिख देना है। एनए मीन्स होता है नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये कॉलम हमारे लिए नहीं है। फिर आते हैं 3 नंबर कॉलम पे, तीसरे नंबर कॉलम पे आते हैं। इसमें आपको फैमिली डिटेल भरना है, फैमिली लाइफ के बारे में बताना है, जिसका ए पार्ट है कि आप मैरिड हैं अथवा अनमैरिड हैं अथवा विडो हैं। मतलब आपकी अगर शादी हुई है तो आप मैरिड लिखेंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिंगल लिखेंगे, अगर आपके पति एक्सपायर कर गए हैं तो आप विडो लिखेंगे। ये 3 कॉलम इसमें दिए गए हैं। इसके बाद नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ स्पाउस,
जैसे अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, और अगर वो कोई काम कर रही हैं, जैसे किसी विभाग में कार्यरत हैं, तो उस विभाग का भी आप डिटेल देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो कोई किसी विभाग में काम नहीं कर रही हैं, तो आप वहां हाउसवाइफ लिखेंगे, मीन्स गृहिणी हैं वो। इसके बाद उसी कॉलम में आपको अपने बच्चों का भी डिटेल भरना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भरना है विथ एज एंड सेक्स। आपके पास कितने बच्चे हैं इसका डिटेल भरना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बच्चे हैं, तो आप वहां नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में 2 लिखेंगे। उसमें फिर एज लिखना है बच्चे का, कि बच्चे की उम्र कितनी है। तो जैसे एक बच्चा है आपके पास, एक बच्ची है आपके पास, तो बच्चे का उम्र मान लीजिए 5 साल है, तो आपने लिख दिया कि बच्चे का उम्र 5 साल है। फिर बच्ची का उम्र 3 साल है, तो बच्ची का उम्र 3 साल लिख दीजिए। फिर सेक्स लिखना है कि वो मेल हैं अथवा फीमेल हैं। आपके बच्चे एक जैसे मेल हो गए, एक फीमेल हो गए, यानी बच्चे का भी डिटेल इसमें देना है। इसके बाद चौथा नंबर कॉलम आता है एजुकेशनल रिकॉर्ड्स का। इसमें आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरेंगे। ये थोड़ा बड़ा कॉलम है, इसको थोड़ा सावधानी से भरिएगा। मैं इसका एक एक कॉलम अलग अलग बता रहा हूं। जैसे पहले नंबर में आप एग्जामिनेशन भरिएगा। एग्जामिनेशन मीन्स कौन सी परीक्षा आपने पास किया है। जैसे मान लीजिए कक्षा 5 अगर आपने पास किया तो कक्षा 5 लिख दीजिए। कक्षा 8 पास किया है तो वहां जूनियर हाई स्कूल लिख दीजिए। अगर आपने हाई स्कूल मीन्स 10वीं पास किया है तो यहाँ हाई स्कूल आप लिखेंगे। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड पूछा है, मतलब कितने नंबर में कितना नंबर आप पाए हैं। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में 600 में आप 484 पाए हैं, तो आप 600 नीचे लिखेंगे और 484 ऊपर लिखेंगे। ठीक। फिर आता है परसेंटेज। परसेंटेज आप निकाल लेंगे कि कितना परसेंट नंबर हमने पाया है, वो परसेंट निकाल करके आप यहां लिखेंगे। फिर डिवीजन पूछ रहा है, कौन सा डिवीजन आपने पास किया। फर्स्ट डिवीजन पास है कि सेकेंड डिवीजन पास है कि थर्ड डिवीजन पास है। जो भी डिवीजन आप पास हैं वो डिवीजन वाले कॉलम में आप लिख देंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग मीन्स होता है किस सन में आपने पास किया है। वो मार्कशीट पे सन लिखा रहता है, वही सन देख करके लिख दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट पूछ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे। वो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में लिखे रहते हैं, वही मार्कशीट वाला सब्जेक्ट देख करके इसमें उतार दीजिएगा। इसके बाद लास्ट कॉलम पूछ रहा है यूनिवर्सिटी ऑब्लिक बोर्ड ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन, मतलब आपने किस बोर्ड से पास किया। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल आपने यूपी बोर्ड से पास किया तो यहाँ यूपी बोर्ड लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपने सीबीएसई बोर्ड से पास किया तो वहां सीबीएसई बोर्ड लिख देंगे। आपने एनसीईआरटी से पास किया तो एनसीईआरटी में, यानी जिस बोर्ड से आईसीएसई से पास किया तो आईसीएसई लिख देंगे। जिस बोर्ड से आपने पास किया, यहाँ अंतिम वाले कॉलम में बोर्ड का नाम लिखना है। फिर जिस यूनिवर्सिटी से पास किया उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अगर आपने इंस्टीट्यूट से पास किया, मीन्स संस्था से पास किया, तो वहां उस इंस्टीट्यूशन का भी नाम लिखना है। ये तो हो गया एजुकेशनल कॉलम। इसके बाद 5वें नंबर का जो कॉलम है, इसमें लैंग्वेज पूछता है कि आप कौन सी भाषा लिखना और बोलना जानते हैं। तो अगर आप हिंदी लिखना और बोलना जानते हैं तो हिंदी लिख दीजिए। इंग्लिश अगर लिखना और बोलना आप जानते हैं तो इंग्लिश लिख दीजिए। यानी जो भी भाषा आप लिखना और बोलना जानते हैं उस भाषा का विवरण आप यहां देंगे कि हम साहब हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं, या जो भी भाषा आप जानते हैं उस भाषा को आप लिखेंगे। फिर 6वें नंबर कॉलम में आपको एक्सपीरियंस बताना है। आपको अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो ये 6वां कॉलम आप भरेंगे। उसमें एक्सपीरियंस पूछा गया है कि किस इंस्टीट्यूशन से आपने काम किया, कै तारीख से कै तारीख तक काम किया, या किस सन से किस सन तक काम किया आपने। आपका जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे रहा, नंबर ऑफ वर्किंग ईयर रहा, वो आप लिखेंगे कि साहब इतने साल तक हमने काम किया। तो इसमें कॉलम नंबर 6 में आपको अपने अनुभव का वर्णन करना है। इसके बाद कॉलम नंबर 7 में आपको अपनी हेल्थ स्टेटस बतानी है कि हमारी
स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उसमें आप हेल्थ स्टेटस भरेंगे। फिर 8वें नंबर कॉलम में 2 रेफरेंसर्स का नाम लिखना है, यानी 2 ऐसे व्यक्तियों का नाम और पता आपको लिखना है जो आपके बारे में बेहतर जानते हों, लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों व्यक्ति आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, मतलब आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। ये दोनों व्यक्ति दूर के व्यक्ति हों जो आपके बारे में और आपके काम के बारे में बेहतर जानते हों। ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम और पता लिखना है कॉलम नंबर 8 में। फिर अंतिम में आपको बाएं साइड में डेट लिखना है, मीन्स तारीख लिखनी है कि किस तारीख को आपने ये फॉर्म भरा। और सबसे अंतिम में दाहिने साइड में सिग्नेचर करना है आपको, मतलब अपनी दस्तखत बनाना है, अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। इस फॉर्म को 18 से 40 वर्ष के बीच में आने वाला कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, यानी 18 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2023 है, यानी फॉर्म को आप रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट इस तरीके से करिए कि वो 17 फरवरी 2023 तक कानपुर पब्लिक स्कूल में, कानपुर आर्मी पब्लिक स्कूल में पहुंच जाए। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं, जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो ऐसे आप एक लिफाफा लेंगे। इस लिफाफा में सबसे ऊपर आप लिखेंगे, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं आवेदित पद लिखा है, कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एमटीएस के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ एमटीएस लिख देंगे। आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ ड्राइवर लिख देंगे। आप माली के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ माली लिख देंगे। यानी जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, वो सबसे ऊपरी कॉलम में आप लिखेंगे। फिर आप नीचे देखिए, यहाँ कैटेगरी दी गई है कि आप किस जाति में आते हैं। अगर आप सामान्य जाति में आते हैं तो सामान्य पे टिक कर दीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग का कॉलम टिक कर दीजिए। अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो अनुसूचित जाति का कॉलम टिक कर दीजिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो अनुसूचित जनजाति का कॉलम टिक कर दीजिए। फिर यहाँ महिला और पुरुष का भी कॉलम है, तो अगर आप महिला है तो महिला पे टिक कर दीजिए, पुरुष है तो पुरुष पे टिक कर दीजिए। फिर बाएं साइड में जहां प्रेषक लिखा है, यहां आप अपना नाम और पता लिखेंगे। और दाहिने साइड में जहां सेवा में लिखा है, यानी 2 लिखा है, वहां भेजने वाला पता रहेगा। भेजने वाले पते में आप लिखेंगे टू प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नियर सिविल एरोड्रम कैंट कानपुर, पिन कोड 208004 यूपी। ये चीज आप यहां लिखेंगे और लिखने के बाद इसमें फॉर्म रख देंगे। रखने के बाद इसको चिपका देंगे। फिर इसको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट ऐसा करेंगे कि वो लास्ट डेट 17 फरवरी 2023 के पहले वहां पहुंच जाए, क्योंकि अगर 17 फरवरी 2023 के बाद जाएगा, पहुंचेगा वहां, तो वो लोग फॉर्म को वापस कर देंगे। इसलिए आप समय से भेजिए। तीसरा स्टेप हमारे सहयोगी आपको अब बताने जा रहे हैं कि आप फॉर्म को फ्री में कैसे डाउनलोड करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कैसे फॉर्म में क्या मांगा है, कैसे मांगा है, ये सब समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं देखने के लिए कि कैसे आप इस विज्ञापन को ऑनलाइन देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमने गूगल खोल दिया है और उस पर हम लिखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर और उसे इंटर मारेंगे तो हम देख सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर की वेबसाइट खुल गई हमारे सामने। उस पर क्लिक मारते हैं। ये देखिए पूरा वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर का, और उसमें हम जाके ये देखेंगे कि वैकेंसी है कहाँ ये। तो वैकेंसी देखने के लिए एक तरीका और है जिससे आप आराम से देख सकते हैं। करंट ओपनिंग्स लिखा हुआ है यहाँ नीचे। उस करंट ओपनिंग्स पे क्लिक मारेंगे तो आप सीधे वैकेंसी कहाँ पे है ये उस पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं करंट ओपनिंग, मतलब कि कौन कौन सी भर्ती अभी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि नेम ऑफ वैकेंसी लिखा है इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर एंटिसिपेटेड वैकेंसीज फॉर द सेशन 2023 to 2024।
और इसमें बताया भी है किस अखबार में इसने पब्लिश किया था। हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश, डेटेड 31 जैन 2023, पेज नंबर 2, और दैनिक जागरण हिंदी, डेटेड 31 जैन 2023, पेज नंबर 9 पे। लास्ट डेट क्या है इस भर्ती का? 17 फरवरी 2023। और इसका विज्ञापन देखने के लिए क्लिक हियर फॉर एडवर्टीजमेंट, यहाँ क्लिक मारेंगे आप तो इसका एडवर्टीजमेंट आपके सामने खुल जाएगा। और मुख्यतः हमको ग्रुप डी की वैकेंसी भरनी है, तो यहाँ क्लिक हियर फॉर द एप्लीकेशन फॉर ग्रुप डी, उस पर क्लिक मारते ही हम लोग का ग्रुप डी का फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे काले पेन से भर सकते हैं जैसा कि सर ने बताया था। और इस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से फॉर्म डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएँ। धन्यवाद। आपसे बस यही उम्मीद है कि इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने पे आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा चैनल ग्रो कर पाए और हम आगे आपके लिए ऐसी वैकेंसी और भी ला पाएँ। धन्यवाद।